मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ME 208 सब्जेक्ट की। तो हमने इसका लेक्चर 1 बना दिया है, आज इसका लेक्चर 2। हमने ये सीरीज़ देखिए शुरुआत से स्टार्ट की है, तो आप इसको जो है देखते रहिए। चलिए बात करते हैं गैस नियम की। तो देखिए गैस लॉज जो हैं वो बॉयल का नियम आता है, इसमें चार्ल्स का नियम आता है, जूल का नियम आता है। अब देखिए बॉयल साहब क्या कहते हैं कि अगर तापमान आपका स्थिर रहे तो किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर P जो है आपका गैस का दाब है और V जो है उसका वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि तापमान जो है वो स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। चलिए दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स साहब कहते हैं कि अगर आप दाब को स्थिर रख दें तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से देखिए V/T जो है वो स्थिरांक आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं किन्हीं भी दो अवस्थाओं के लिए बात करूँ तो V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 हो जाएगा। अब बात करते हैं जूल के नियम की। तो इस नियम के अनुसार किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा, हमने देखिए आंतरिक ऊर्जा के बारे में पिछले लेक्चर में बताया है। तो आंतरिक ऊर्जा वो होती है जो कि उसके अणुओं में स्टोर होती है। तो आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान का फलन है, राइट। आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान का फलन होती है, मतलब वह दाब और आयतनों में हुए परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है, राइट। इसका मतलब है कि जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी है, आणविक ऊर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके तापमान पर निर्भर करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है du इज इक्वल टू CV/dt। और अगर हम इसका किसी भी पर्टिकुलर प्रक्रम में अगर हम निकालेंगे तो dt जो है वो बन जाएगा डेल्टा t। तो डेल्टा u इज इक्वल टू CV टाइम्स डेल्टा t। देखिए CV के बारे में हमने ऑलरेडी बताया है कि ये है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मतलब स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कहलाती है CV। इसी प्रकार से स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको हम बोलते हैं CP। चलिए अब हम बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण की। तो देखिए इसमें एक क्या होता है एक सामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है, मतलब जिसमें जैसे गुणधर्म जो होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जैसे दाब होता है, ताप होता है, वॉल्यूम होता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक गैस है जिसकी प्रारंभिक अवस्थाएं दी हुई है, दाब P1 है, आयतन V1 है और तापमान जो है वो T1 दिया हुआ है। अब ये प्रक्रम जो है किसी दूसरी अवस्था पर पहुंच जाता है जहां पर दाब P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट A है वहाँ पर तो दाब P1 और वॉल्यूम V1 है, जो पॉइंट B है वहाँ पर दाब P2 और वॉल्यूम V2 है। तो देखिए पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप चाहें तो पहले वाले रास्ते से जा सकते हैं या फिर दूसरे वाले से या फिर तीसरे वाले रास्ते से। आप देख सकते हैं कि आप जिस भी रास्ते से जाओगे तो उसके हिसाब से जो आपको काम करना पड़ेगा, जो वर्क होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए तो देखिए जो कार्य है उसको पथ जो फंक्शन है उस पर डिपेंड माना गया है कि भाई ये जो है वो पथ पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लिया है
कि ए से बी तक तो जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है ए से बी तक जाने में, इसलिए पी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है वी के, मतलब ये फॉलो कर रहा है किसका नियम, बॉयल का नियम। और बी से सी तक आप देख सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये फॉलो कर रहा है चार्ल्स का नियम। तो कोई भी एक सिस्टम है जो कि एक प्रक्रम है, ए से बी तक गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर और बी से सी तक गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ओके सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर। अब देखिए, अब यदि बिंदु ए से बी तक पहले बॉयल के नियम से एंड बाद में बी से सी तक चार्ल्स के नियम से परिवर्तन लाया जाए तो देखिए क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी ए वी ए इज इक्वल टू पी बी वी वी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या था, कांस्टेंट था। अब देखिए मैं बोल सकता हूँ कि पी बी जो है वो पी सी के बराबर है, यहाँ पर पी बी पी सी के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी ए वी ए जो होगा वो पी सी टाइम्स वी बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हमको वी बी मिल जाएगा पी ए वी ए अपॉन पी सी। अब आप बी सी में चार्ल्स का नियम प्रयोग करो, तो चार्ल्स के नियम के हिसाब से वी अपॉन टी जो होता था वो कांस्टेंट हुआ करता था, तो यानी कि वी बी अपॉन टी बी जो होगा वो वी सी अपॉन टी सी के बराबर होगा। अब देखिए साहब, जो वी बी है तो जो यहाँ पर जो टी बी है वो टी ए के बराबर है, क्योंकि ए से लेके बी तक तो जो प्रोसेस हुआ था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ था। तो यानी कि वी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन टी सी। तो यहाँ से वी बी जो है हमको मिल जाएगा वी सी अपॉन टी सी मल्टीप्लाइड टी ए। अब देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 पर ध्यान दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा गाइस पी ए अपॉन पी सी मल्टीप्लाइड वी ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन टी सी मल्टीप्लाइड टी ए। तो यहाँ से देखिए पी ए वी ए अपॉन टी ए इज इक्वल टू पी सी टी सी अपॉन टी सी आ जाएगा। ये टी सी नहीं है, पी सी वी सी अपॉन टी सी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम पी ए वी ए अपॉन टी ए इज इक्वल टू पी सी वी सी अपॉन टी सी, आप इसको इज इक्वल टू पी बी वी बी अपॉन टी बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मालूम चलता है कि पी वी अपॉन टी जो होगा वो स्थिरांक होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम ये जो स्थिरांक है इसको हम आर मान लेते हैं, आर। तो ये जो आर होता है ये होता है गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है आर की वो होती है 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये आपकी आर की वैल्यू होती है। अब अगर हम इसमें बात करें, ये तो जो हम बात कर रहे थे वो 1 किलोग्राम के लिए बात कर रहे थे। अगर मैं द्रव्यमान ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि गैस का जो द्रव्यमान है वो है m, ठीक। तो अगर गैस का द्रव्यमान m है तो ये हो जाएगा साहब पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। यहाँ पर r जो है याद रखिए ये गैस स्थिरांक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। आप इसको आसानी से जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये हम इस उदाहरण नंबर 1 में आपको बताएंगे। चलिए आप सबसे पहले इस उदाहरण नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1 दिया गया है कि वायु की 1 किलोग्राम मात्रा सामान्य तापमान और दाब। देखिए तो सामान्य तापमान और दाब जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP। तो देखिए नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ का वो होता है 273 केल्विन, राइट, नॉर्मल टेम्परेचर जो इन्होंने माना है। और जो प्रेशर है वो होता है 1.01 बार। देखिए बार जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है। तो बोलता है कि वायु की जो 1 किलोग्राम मात्रा है वो सामान्य तापमान और दाब पर 0.77 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। गैस का लाक्षणिक स्थिरांक ज्ञात करिए, मतलब जो गैस का स्थिरांक है वो ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले अपन इसी पोर्शन को कर लेते हैं। तो देखिए प्रेशर जो होता है नॉर्मल प्रेशर वो है 1.01 बार, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.77 मीटर क्यूब, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 273 केल्विन। आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए पी वी इज इक्वल टू आर टी। देखिए एम नहीं आएगा क्योंकि एम जो है वो 1 किलोग्राम दिया हुआ है, तो इसलिए पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू वॉट, पी वी बाई टी आ जाएगा। तो यहाँ से आर की आपकी वैल्यू आ गई 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन।
किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब क्या बोल रहा है कि इसी गैस का द्रव्यमान भी ज्ञात करो यदि दाब 10 बार है, तापमान 550 डिग्री सेंटीग्रेड है और आयतन हो चुका है साहब 5 मीटर क्यूब। तो कोई बात नहीं, अब आपको P1 अलग दिया है, V1 दे दिया है और T1। तो देखिए जो 550 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें आप अगर 273 जोड़ दोगे तो आपको केल्विन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप टेम्परेचर रखोगे तो आप हमेशा याद रखिए कि टेम्परेचर आपको किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो इसके लिए आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम लिख सकते हैं फॉर्मूला कि PV इज इक्वल टू वॉट MRT। तो यहाँ पर हमको M निकालना है। देखिए प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है और R भी हमको निकाल चुके हैं 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे उसका। तो देखिए जब मास निकालेंगे तो मास आ जाएगा आपका 21.16 किलोग्राम। यह आपका हो गया मास। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप गैस के नियम का यूज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार। जैसा कि देखिए आपने इस उदाहरण को पढ़ा है, देखते हैं करते हैं इसको। तो वायु की 2 किलोग्राम मात्रा को 15 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अब वायु के लिए Cp और Cv को स्थिर मानते हुए, देखिए मैंने आपको बताया था Cp जो होती है वो विशिष्ट ऊष्मा होती है दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, और Cv जो होती है वो विशिष्ट ऊष्मा होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। को स्थिर मानते हुए प्रदत्त की जाने वाली ऊष्मा का मान निम्न अवस्थाओं में ज्ञात करिए, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। तो देखिए स्थिर दाब पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mCp डेल्टा टी और स्थिर आयतन पर हो जाएगा mCv डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मास हमको दिया है 2 किलोग्राम, Cp हमने रख दिया है। देखिए Cp और Cv अब आपको याद होना चाहिए कि जो वायु होती है उसके लिए Cp जो होता है वो 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है और Cv जो होता है वो होता है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। समझ गए आप बात? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आपने फॉर्मूले रख दिए mCp डेल्टा टी mCv डेल्टा टी। तो स्थिर दाब पर तो जो प्रदत्त ऊष्मा है वो आ जाएगी 120.6 किलो जूल और स्थिर आयतन पर आ जाएगी 86.17 किलो जूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे तो किसी गैस की कुछ मात्रा जिसका प्रारंभिक तापमान और आयतन आपको दिया हुआ है। प्रारंभिक तापमान है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 273 ऐड करके यह आ जाएगा 600 केल्विन। तो प्रारंभिक तापमान है 600 केल्विन। प्रारंभिक वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब। इसको ठंडा किया जाता है ताकि आयतन जो है 0.25 मीटर क्यूब रह जाएगा, मतलब आयतन रह चुका है साहब आधा। अब ठंडा करने के दौरान ये बोल रहा है कि दाब नियत रहता है। तो आपको पता है कि दाब जो नियत रहता था वो रहता था चार्ल्स के नियम में। तो चार्ल्स का नियम बोलता था कि V जो है वो T के क्या होता है जी, प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आपको बोल रहा है कि गैस का अंतिम ताप क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको।
कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार V1/T1 जो होगा वो V2/T2 के बराबर होगा, चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो देखिए V1 आपको 0.5 मीटर क्यूब दिया हुआ है, V2 जो है वो 0.25 मीटर क्यूब दिया हुआ है, T1 आपको 600 केल्विन दिया है और T2 आपसे पूछा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन तो ये केल्विन है, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो 300 केल्विन माइनस 273 कर देंगे तो यहाँ से आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से जो है आपका पहला जो चैप्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं गैस कांस्टेंट और जो गैस के लॉज हैं जैसे कि चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, जूल का नियम, इनके बारे में हमने बात करी। इसके अलावा देखिए जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके बारे में हमने बात करी कि Cp और Cv क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, उसकी बाउंड्री मतलब परिसीमा क्या होती है। और इसके अलावा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एनर्जीज़ के बारे में बात करी कि भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी है, तो आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।